जय हिंद साथियों। तो आ गए हैं नए वीडियो नए लेक्चर के साथ। अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि इसी तरह का कंटेंट आते रहता है और ऑफिशियल वेबसाइट जो भी जारी होता है इस चैनल पर सबसे पहले एनालिसिस किया करके बता दिया जाता है, जिससे छात्रों को समझने में आसानी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है। तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो चलते हैं, आज पढ़ना क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि हमको पढ़ना ये है कि लूसेंट फिजिक्स है। लूसेंट फिजिक्स ऑब्जेक्टिव पूरा निचोड़ जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी को यहाँ पे लिया गया है और सभी को एक एक करके एनालिसिस किया जाएगा, जिससे आपको किसी भी एग्ज़ाम में आपको आसानी होगा। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए हुए आगे बढ़ते हैं। इस टॉपिक नहीं है, पूरा है, यह सभी चैप्टर से इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया गया है और यहाँ से हर प्रतियोगिता हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन उठता है। तो आप लोग अंत तक बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को देखें और आनंद लें। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है कार्य का मात्रक है। फर्स्ट ऑप्शन है जूल, न्यूटन, वाट, डायन। जूल, न्यूटन, वाट, डायन। तो कार्य का मात्रक होता है जूल। कार्य का मात्रक होता है जूल। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। प्रकाश वर्ष इकाई है किसका? तो दूरी की। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। एम्पियर मात्रक है। एम्पियर मात्रक है विद्युत धारा का। एम्पियर किसका मात्रक है? तो विद्युत धारा का। हम ऑप्शन नहीं पढ़ें क्योंकि ये बहुत लंबा सफ़र होने वाला है, तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे। आप लोग माइंड कंसंट्रेट करके स्क्रीन पे लगाए रहिए। फोर्थ नंबर में है निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन समय का मात्रक नहीं है? तो प्रकाश वर्ष है, ये समय का मात्रक नहीं है क्योंकि ये दूरी का मात्रक है। ये दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। पार्सेक इकाई है। पार्सेक इकाई है। तो पार्सेक इकाई क्या है? तो दूरी का यूनिट है। दूरी का यूनिट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो फर्स्ट में डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है। अश्वशक्ति ध्वनि की इकाई है। समुद्र की मील दूरी की इकाई है। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है। तो कौन होगा? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, जो कि सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं है। तो सेवेंथ नंबर क्वेश्चन है ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो फर्स्ट ऑप्शन में है ज्योति तीव्रता, ज्योति फ्लक्स का। ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ल्यूमेन किसका मात्रक है? जो ल्यूमेन है वो किसका मात्रक है? तो ज्योति फ्लक्स का। ज्योति फ्लक्स का। ज्योति फ्लक्स का। ज्योति फ्लक्स का। ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन मात्रक। ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। पास्कल इकाई है किसका है? पास्कल किसका इकाई है? तो दाब का। पास्कल किसका इकाई है? तो दाब का। पास्कल किसका इकाई है? तो दाब का। कैंडेला, कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। कैंडेला किसका मात्रक है? तो ज्योति तीव्रता का। कैंडेला किसका मात्रक है? तो ज्योति तीव्रता का। कैंडेला किसका मात्रक है? तो ज्योति तीव्रता का। अगला पॉइंट आते हैं, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्म में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है?
निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बल एवं दाब। बल एवं दाब अदिश राशि है, अदिश राशि है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऊर्जा, ए ऊर्जा। अगला चलते हैं। निम्नलिखित में सदिश राशि है, निम्नलिखित में सदिश राशि है तो वेग हो जाएगा, निम्नलिखित में सदिश राशि है तो वेग हो जाएगा। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो 14th का नंबर हो जाएगा सी, यानी कि द्रव्यमान। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की समान त्वरण होती है। जब ऊपर से या शून्य में स्वतंत्र रूप से जब छोड़ा जाता है किसी वस्तु को तो उसका त्वरण होता है, एक्सीलरेशन होता है, वो सेम होता है। 16 नंबर में चलेंगे। जब 2 kg वाले द्रव्यमान पर 5 N का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण होगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, जब 2 kg वाले द्रव्यमान पर 5 N का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण होगा। तो F बराबर ma। तो F का मान दिया हुआ है 5 और m का वैल्यू दिया हुआ है 2 गुने एक्सीलरेशन निकालना है। तो एक्सीलरेशन निकालना है तो इसमें जो गुना हुआ है वो बटा में चला जाएगा, यानी कि 2.5 एक्सीलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि इसका करेक्ट आंसर 16 का ए हो जाएगा, 16 का ए हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में जब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। तो ये क्वेश्चन तो 9th क्लास से ही रटते आ रहे हैं और वो भी आगे मिलते ही रहेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन का हो जाएगा फर्स्ट लॉ, यानी कि ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर 17 का। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये क्वेश्चन बहुत VVI है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है और पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। तो बोलिए, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण विश्राम जड़त्व होगा। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? जब चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगा जाता है तो उस पर बैठे सवारी आगे की ओर झुक जाते हैं, तो ये किसके अनुसार समझा जा सकता है? तो 20 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि न्यूटन का पहला नियम के अनुसार ये होता है। न्यूटन के पहला नियम के अनुसार होता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, बल का गुणनफल है तो द्रव्यमान और त्वरण का, क्योंकि F बराबर होता है ma। m मतलब मास, m मतलब एक्सीलरेशन और F मतलब फोर्स, यानी कि किसका गुणनफल है? तो मास और एक्सीलरेशन का, सीधी सी बात है। अब आगे चलते हैं। शरीर का वजन है ध्रुवों पर अधिकतम होता है। शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।
ऑफ 22 नंबर क्वेश्चन। ध्रुवों पर अधिकतम होता है शरीर का वजन, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? तो 1/6, ये तो जानते हैं, तो 1/6 यानी कि 100 न्यूटन हो जाएगा। तो चंद्रमा पर उसका भार कितना हो जाएगा? तो 100 न्यूटन हो जाएगा। चंद्रमा पर उसका भार कितना हो जाएगा? तो 100 न्यूटन हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 24.4 न्यूटन है, उसका द्रव्यमान कितना है? पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 24.9 न्यूटन है, उसका द्रव्यमान कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3। ये तो सिंपल सी है, बिकॉज स्मॉल जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो स्मॉल जी का वैल्यू होता है 9.8, अगर इतना से डिवाइड किया जाएगा तो 3 किलोग्राम आ जाएगा। तो अगला देखते हैं पेज। तो अगला पेज देखेंगे तो यहाँ पे है, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि वह चंद्रमा पर भारहीन होता है? नहीं। चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है? नहीं। चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है, यही करेक्ट आंसर होगा। चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अत्यल्प है। 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है, 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है 9.8 न्यूटन, 9.8 न्यूटन। अगला पेज देखते हैं। तो अगला पेज है, जड़त्व अघूर्ण और कोणीय त्वरण का गुणनफल है। जड़त्व अघूर्ण और कोणीय त्वरण का गुणनफल है। तो क्या हो जाएगा? आंसर नंबर हो जाएगा बी, टार्क हो जाएगा। जड़त्व अघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है टार्क। ये सब न्यूमेरिकल बताएंगे एक बार। जितना भी कंपटीशन लेवल का जो न्यूमेरिकल होता है वो एक बार एक पीडीएफ में पूरा बताया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा। ओनली न्यूमेरिकल, सभी चैप्टर से मिक्स न्यूमेरिकल। तो आप इस चैनल पर बने रहे। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन को ऑन कर दें और लाइक और शेयर करना तो भूलें ही नहीं। तो चलते हैं अगला पेज। तो 28 नंबर क्वेश्चन बोलता है, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है? जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है? तो इसका तापमान आयतन में क्या परिवर्तन होगा? तो इसका सही जवाब होगा, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा, ये इसका सही जवाब होगा। अगला चलते हैं 29 नंबर में, एक बीकर में पानी पर बर्फ़ तैर रही है। एक बीकर है, उस पर पानी पर बर्फ़ तैर रही है। जब बर्फ़ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल बढ़ेगा, घटेगा, उतना ही रहेगा? पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा, पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा। तो 29 नंबर का आंसर हो जाएगा उतना ही रहेगा, उतना ही रहेगा। जी हाँ, उतना ही रहेगा। 30 नंबर है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाता है, क्योंकि पानी जमने पर फैलता है, बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर से ज़्यादा होता है, पानी गर्म करने पर फैलता है। तो इसका 30 का आंसर सही हो जाएगा, पानी जमने पर फैलता है। ऑप्शन नंबर ए, पानी जमने पर फैलता है, पानी जमने पर फैलता है। 31 नंबर है क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन है,
30 नंबर बोलता है, 31 नंबर 31 नंबर, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है क्यों? सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन है बर्फ सड़क से सख्त होती है। सड़क बर्फ से सख्त होती है। जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता है। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो यही आंसर सही हो जाएगा कि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है। 32 नंबर देखते हैं कि एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है जब जहाज थोड़ा ऊपर आएगा। जब जहाज थोड़ा ऊपर आएगा। जब जहाज थोड़ा ऊपर आएगा। अगला चलते हैं 33 नंबर में। 33 नंबर बोलता है, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है? लोहे के कील पारे में क्यों तैरती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर सी, लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाता है? लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। 34 नंबर क्वेश्चन है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा तो घनत्व होगा, क्या होगा? तो घनत्व होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन है, समुद्र में प्लावन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो समुद्र की सतह से कितना ऊपर रहता है? 36 का आंसर हो जाएगा 1/10। 1/10 ऑप्शन नंबर बी। 37 का जो क्वेश्चन है, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, इसलिए बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़ों आपस में चिपक जाते हैं। क्यों चिपक जाते हैं? क्योंकि दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन है। 38 नंबर क्वेश्चन ये बोलता है, 38 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है क्यों? जब हम लोग हवाई जहाज से यात्रा करते हैं तो पेन से स्याही क्यों निकलने लगता है? क्योंकि वायु दाब में कमी आ जाती है। वायु दाब में कमी आ जाती है, इसीलिए हवाई जहाज से जब यात्रा करते हैं लोगों तो पेन की स्याही निकलने लगती है। क्यों निकलने लगती है? तो वायु दाब की कमी हो जाती है इसलिए। 39 नंबर क्वेश्चन है। 39 नंबर क्वेश्चन है, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है? ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? तो 39 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, 39 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ए। 39 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ए, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे का तापमान पर क्यों उबलता है?
क्योंकि वायुमंडल दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। 40 नंबर अगर हम क्वेश्चन देखेंगे तो उसका साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब होता है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब होता है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। यही आंसर हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो ये यूपीपीसीएस 1996 में ये पूछा गया। तो देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन, वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत देता है कि मौसम अस्थिर या शांत होगा, ठंडा होगा, वर्षायुक्त होगा, तूफानी होगा। जब वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट आ जाती है, जब वायु दाब मापी रीडिंग होता है तो अचानक जब गिरावट आ जाता है तो वो संकेत इस बात को देती है कि तूफान होगा। अब 42 नंबर क्वेश्चन आते हैं, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों? क्योंकि अधिक दाब पर पानी कम तापक्रम पर उबलने लगता है। गलत। अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। यस, सही है। कम और अधिक का अंतर है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और सही टिक मारिए। प्रेशर कुकर में खाना जल्द पकता है क्योंकि अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। अगला देखते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है। क्यों फट जाता है? क्योंकि हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है? नहीं। वायु दाब बढ़ जाता है? नहीं। हाइड्रोजन का दाब घट जाता है? नहीं। वायु दाब घट जाता है। वायु दाब घट जाता है, इसलिए हाइड्रोजन वाला जो रबड़ का जो बैलून होता है, गुब्बारा होता है, वो ऊपर जाकर फट जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो सूर्य में निरंतर ऊष्मा का सृजन किस कारण होता रहता है? सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण होते रहता है? तो 44 का आंसर देखते हैं कि नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, रेडियो सक्रियता, कृत्रिम रेडियो सक्रियता। तो 44 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो नाभिकीय संलयन हो जाएगा। सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण होता रहता है? तो नाभिकीय संलयन के कारण। इस पर एक वीडियो ज्योग्राफी में बना चुके हैं, सूर्य के बारे में पूरा डिफाइन कर चुके हैं, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो देखते हैं, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, संचित ऊर्जा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। 46 नंबर अगर हम देखते हैं, तो जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं, जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थों में पाया जाता है। किस पदार्थों में पाया जाता है? तो 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा में। किस में? तो स्थितिज ऊर्जा में। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? तो खींचा हुआ धनुष हो जाएगा, खींचा हुआ धनुष, ऑप्शन नंबर डी। आरआरबी 2002 में पूछा हुआ है, सचेत रहिए, ये सब क्वेश्चन से आते रहता है घूर फिर कर। तो अगला चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन में, जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है, जब एक वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसका गतिज ऊर्जा
चौगुनी हो जाएगी, तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी। तो देखिए इसमें एक रिलेशन होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। यहाँ पे v² है, तो वेग, अगर काइनेटिक एनर्जी पूछेगा और वेग यहाँ पे वस्तु की गति है, यानी कि वेग दुगना गति दुगना है, तो यहाँ पे उसकी गति क्या हो जाएगा, तो 4 गुना हो जाएगा। अगर यहाँ पे दुगना है तो यहाँ पे 4 गुना हो जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान में रखें, दोनों में रिलेशन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या v² है इसीलिए 4 गुना हो गया। तो आगे चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है? निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश? कौन सा नियम है जो ठहराता है? तो ऊर्जा संरक्षण का नियम है। इसी ने गैस का, इसके अनुसार द्रव का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है। तो अगला चलते हैं, अगला तो 50 नंबर, फाइनली 50 नंबर क्वेश्चन में आ गए हैं। साइकिल चलाने वाला भीड़ लेते समय क्यों झुकता है? साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? जब हम लोग साइकिल चलाते हैं तो मोड़ पर हल्का झुक जाते हैं, तो वो क्यों हम लोग झुकते हैं, उसका रीज़न क्या है? तो रीज़न यही है कि वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और उसे गिरने से बचाएं, इसीलिए लहरियाँ कट मार देते हैं। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो हो जाएगा अपकेंद्री बल। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो अपकेंद्री बल। कौन सा बल लगता है? तो अपकेंद्री बल। आगे चलते हैं। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा? तो 52 का आंसर होगा, पढ़ते हैं ऑप्शन। इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं। भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे, ना द्रव्यमान और ना ही भार बदलेंगे। तो 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ये वाला हो जाएगा। किसी लिफ्ट में 53 नंबर क्वेश्चन है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक महसूस मालूम पड़ता है? किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार सबसे अधिक कब महसूस या मालूम पड़ता है? तो जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही है, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही है, जब समान वेग से नीचे आ रहा है, तो कब होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन मिल गया है, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रहा है तो बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार अधिकतम महसूस होता है। ये जाहिर सी बात है, प्रैक्टिकली बात है। अगला देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन में। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। जब लिफ्ट जा रही हो, तो इसका आंसर हो जाएगा त्वरण के साथ नीचे। जब लिफ्ट जा रही हो कहाँ? तो त्वरण के साथ नीचे। त्वरण के साथ नीचे। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का नियम, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे अधिक है? चंद्रमा के सबसे अधिक है, तो 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/6। 1/6 ये ध्यान में रखिएगा, 1/6। अगला चलते हैं। लोलक की काल विधि यानी कि टाइम पीरियड है। लोलक की काल विधि है तो लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। लोलक की काल विधि है तो लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। 57 है, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण। गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण कुंडली में घर्षण के कारण लोलक की लंबाई बढ़ जाती है और जिससे इसके दोलन में लगने
लगा हुआ समय बढ़ जाता है, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दिया जाए। किसी सरल लोलक की लंबाई अगर 4% बढ़ा दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। पसर्व विकृति तथा अनुदैर्घ्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? पसर्व विकृति तथा अनुदैर्घ्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? तो 59 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे बिकॉज बहुत लंबा सफ़र है, बहुत लंबा सफ़र है। तो इसको अगर ऑप्शन पढ़ेंगे तो बहुत हो जाएगा, इसलिए देखते हैं। पसर्व विकृति तथा अनुदैर्घ्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? तो 59 नंबर का हो जाएगा ए, पवासो अनुपात। क्या? तो पवासो अनुपात। क्या? तो पवासो अनुपात। वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? क्योंकि सतही तनाव के कारण सरफेस टेंशन के कारण वर्षा की बूंदें गोल होती है। ये बात जान लीजिए कि वर्षा की बूंदें गोल क्यों होती है, क्योंकि सरफेस टेंशन के कारण ही वर्षा की बूंदें गोल होती है। 61 नंबर क्वेश्चन है, तेल दीप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? तो केशिका क्रिया के कारण ऊपर उठता है। तेल या दीप की बत्ती में तेल या दीप की बत्ती में किसके कारण ऊपर उठता है? तो केशिका क्रिया के कारण ऊपर उठता है। अगर 62 नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए तो सैनता की इकाई है तो 62 नंबर में हो जाएगा ए, यानी कि पवाइज। क्या हो जाएगा? पवाइज। सैनता की इकाई है तो क्या हो जाएगा? पवाइज। सैनता की इकाई है तो उसका सही जवाब हो जाएगा पवाइज। 63 नंबर में देखते हैं कि उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है तो आर्किमिडीज है संबंधित व्यक्ति। उत्प्लावकता से आर्किमिडीज है संबंधित व्यक्ति। अगर अगला बात किया जाए तो महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे। आर्किमिडीज किससे संबंधित हैं? तो हो जाएगा इसका आंसर ग्रीस से। किससे संबंधित थे? तो ग्रीस से। किससे संबंधित थे? तो ग्रीस से। अगला देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन में। तो 65 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं तो ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है अनुदैर्घ्य तरंग। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? तो अनुदैर्घ्य तरंग होते हैं। अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी एक तरंग का उपयोग करता है? अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान के लिए जब चमगादड़ उड़ता है तो उसको जो रुकावट पैदा करता है उसको पहचानने के लिए चमगादड़ किस तरंग का यूज करता है? किस तरंग का यूज करता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रसर्व तरंग। प्रस्राव तरंग। 66 का सी आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। प्रस्राव में ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है। प्रस्राव में ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है तो 67 का ऑप्शन नंबर 20,000 हर्ट्ज से अधिक। प्रस्राव में ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। प्रस्राव में ध्वनियाँ होती है जिनकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ध्वनि तरंगे हैं 68 का। ध्वनि तरंगे हैं 68 का। ध्वनि तरंगे हैं 68 का हो जाएगा आंसर लंबवत। ध्वनि तरंगे कैसा है? तो लंबवत है। ध्वनि तरंगे कैसा है? तो लंबवत है। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। आगे नंबर क्वेश्चन है
70 नंबर क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड है, यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या हो गई। तो ध्वनि की चाल क्या होगी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 332 मीटर पर सेकेंड। 332 मीटर पर सेकेंड बी आंसर। 71 है, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है इस्पात में। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है इस्पात में। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है इस्पात में, क्योंकि पीटने पर बहुत ही आवाज़ करता है, टन टन। इस्पात में वायु में ध्वनि का वेग है लगभग, वायु में ध्वनि का वेग है लगभग 72 का हो जाएगा। ध्वनि में वायु में ध्वनि का वेग है लगभग 332 मीटर पर सेकेंड। अगला 73 नंबर क्वेश्चन है, 100 डेसिबल का शोर स्तर, 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्न में से किसके संगत होगा। 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्न में से किसके संगत होगा। तो 73 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि टाइम उतना नहीं है। किसी मशीन की दुकान से आने वाला शोरगुल, किसी मशीन के दुकान से आने वाला शोरगुल। यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनमें से उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है, अंतर के कारण किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी केवल ध्वनि। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी केवल ध्वनि गुणवत्ता। केवल ध्वनि गुणता, केवल ध्वनि गुणता। यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उसमें ध्वनि उत्पन्न। 74, 75, 75, 75 इतना ही पर मान रहा है, थोड़ा देख लीजिए इतना ही पर। पचहत्तर नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक जेट वायुयान 2 मार्च के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड, तो उसका चाल हो जाएगा, यानी कि वेलोसिटी निकाल दिया जाएगा। तो वेलोसिटी अगर निकाल का बात किया जाए तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी 664 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर डी। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता के लिए, ध्वनि की तीव्रता के लिए। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो 77 नंबर का हो जाएगा परावर्तन। परावर्तन। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालकों द्वारा किसी ध्वनि का स्रोत की आवृत्ति में होने वाली उतार चढ़ाव को कहते हैं, उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं। तो 79 नंबर का हो जाएगा बी, यानी कि डॉपलर प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, तो डॉपलर प्रभाव कहते हैं। अगला है, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति की तीक्ष्णता बढ़ जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है। तो ऐसा किस घटना के कारण होता है। तो 80 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा बी, डॉपलर प्रभाव के कारण ऐसा होता है। केल्विन मान में मानव शरीर का ताप होता है, केल्विन मान में मानव शरीर का ताप होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि 310 केल्विन में होता है। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 310। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापीय में एक ही होंगे। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापीय में एक ही होंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा
82 नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि -40 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस। अब अगला नंबर है 83 क्वेश्चन नंबर में। 83 क्वेश्चन नंबर में बोलता है कि न्यूनतम संभव ताप है, न्यूनतम संभव ताप है 83 का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा ए -273 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम संभव ताप है -273 डिग्री सेल्सियस। किसी मनुष्य के शरीर का तापक्रम होता है, किसी मनुष्य का शरीर का तापमान क्रम होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो उसका सामान्य तापमान है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है, तो ये सेल्सियस में और ऊपर वाला था जो फ़ारेनहाइट में था। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान तो 98 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होगा 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस होगा। तो चलते हैं अगला। हम 85 नंबर पढ़ लिए थे। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान है तो 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छाए तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा हो जाता है, क्योंकि इसका रीज़न क्या है? तो इसका लोहे का गुटका ठंडा होने का रीज़न यही है कि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, इसलिए वो ज़्यादा ठंडा हो जाता है। आणविक संचलन के द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है? आणविक संचलन के द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है? तो 87 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संवहन। ऑप्शन नंबर बी, संवहन। निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत ही अच्छा चालक है? तो पारा। समान मोटाई के कपड़े की 2 परतें उसके 2 गुना मोटाई के कपड़े की एक परत से अधिक उष्ण आवरण प्रदान करती है। इसका क्या कारण है? तो चलिए दोस्तों, आज 1 से लेकर 89 यानी कि 1 से लेकर 100 मान लेते हैं, 1 से लेकर 100 क्वेश्चन तक कर लिए हैं। कल 90 से चलेंगे, 90 से कल चलेंगे जितना होगा। 1 से लेकर 100 तक कर लिए हैं। इतना अच्छा आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप भी लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। हम उसी से हमको मोटिवेशन मिलता है, तभी हम इतना कर पाते हैं, और इसी तरह आप लोग सपोर्ट बनाए रखें। तो आज इतना ही पे समाप्त करते हैं, और अगला वीडियो भी जल्द ही आने वाला है। अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी बेल आइकन लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नोटिफिकेशन आने वाले सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इस चैनल पर डिफेंस से संबंधित सभी तरह का सूचना प्रोवाइड किया जाता है, जिससे छात्रों को समझने में कोई भी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है। तो चलिए आज एंड करते हैं इतना ही पे। आज इतना ही पे हम अपने वाणी को विराम देता हूँ। द एंड मूवी एंड हो चुका है।